नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, लेखांकन अनुपात में हम न्यूमेरिकल संख्यात्मक क्वेश्चन कर रहे थे, जिसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। अब जो आगे के क्वेश्चन है वो आज की क्लास में करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, क्लास शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो भी आपको वीडियो में पढ़ाया जा रहा है तो उसको लाइक करें, उस पर कमेंट करें, अपने सवाल पूछें। अगर किसी प्रकार की जिज्ञासा है तो आप ज़रूर पूछें, उनका समाधान किया जाएगा। तो चलिए आज का जो क्लास है वो शुरू करते हैं। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, आज हम क्वेश्चन नंबर 17 करेंगे। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 17। अब क्वेश्चन नंबर 17 में दिया गया है कि दिए गए तुलन पत्र एवं अन्य सूचनाओं से निम्नलिखित अनुपातों का परिकलन कीजिए। नंबर 1 ऋण क्षमता अनुपात, डेब्ट इक्विटी रेशियो, कार्यशील पूंजी आवर्तन अनुपात, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो और व्यापारिक प्राप्य आवर्तन अनुपात, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। हमें ये 3 निकालने हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं हमेशा आपको कहता हूं कि जब भी हम कोई प्रश्न पढ़ते हैं तो प्रश्न पढ़ने के साथ ही हमारे दिमाग में यह जाना चाहिए कि इस प्रश्न में क्या सूचनाएं दी गई है और क्या हमें निकालना है। देखिए, सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि जो डेब्ट इक्विटी रेशियो है, तो डेब्ट इक्विटी रेशियो का सूत्र क्या होता है? लॉन्ग टर्म डेब्ट बटा शेयर होल्डर फंड। तो लॉन्ग टर्म डेब्ट को ध्यान में रखना है और शेयर होल्डर फंड को हमें ध्यान में रखना है। दूसरा क्या है? कार्यशील पूंजी आवर्तन अनुपात। तो कार्यशील पूंजी आवर्तन अनुपात का सूत्र क्या होता है? नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बटा वर्किंग कैपिटल। तो नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमें चाहिए, वर्किंग कैपिटल चाहिए। वर्किंग कैपिटल कैसे निकलती है? तो करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज घटा देते हैं तो क्या निकलती है? वर्किंग कैपिटल निकलती है। तीसरा क्या है? व्यापारिक प्राप्य अनुपात, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। तो इसका सूत्र होता है नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बटा एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। और एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कैसे निकलता है? ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल बटा 2। तो चलिए हम प्रश्न को हल करते हैं जो सूचनाएं दी गई उनकी सहायता से। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, पहला जो है ऋण क्षमता अनुपात। तो ऋण क्षमता अनुपात का हमने सूत्र देखा कि डेब्ट इक्विटी रेशियो का सूत्र होता है लॉन्ग टर्म डेब्ट बटा शेयर होल्डर फंड। देखिए, लॉन्ग टर्म डेब्ट की हम बात करते हैं तो हमारे पास जो नॉन करंट लायबिलिटीज है उसमें लॉन्ग टर्म डेब्ट दे रखा है कितना? 12 लाख। और शेयर होल्डर फंड भी देखिए प्रश्न में साफ साफ दिख रखा है कि अंशधारक निधि है। तो अंशधारक निधि में देखिए हमारे पास अंश पूंजी है 10 लाख रुपए, आरक्षित अधिशेष रिजर्व सरप्लस है 7 लाख रुपए, अंश वारंट पर प्राप्त धन यानी मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट है। तो इन तीनों को जब हम जोड़ देते हैं तो 10 और 7 17 और 2 19 लाख रुपए हो गए किसके? शेयर होल्डर फंड के। यानी जब 12 लाख में हम 19 लाख का भाग लगा देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? डेब्ट इक्विटी रेशियो आ जाएगा। चलिए हल करते हैं। देखिए क्वेश्चन 17 का जो आंसर है, सबसे पहले हम निकालते हैं डेब्ट इक्विटी रेशियो। डेब्ट इक्विटी रेशियो का सूत्र हो गया लॉन्ग टर्म डेब्ट बटा शेयर होल्डर फंड। देखिए जो सूत्र है उनको हम हिंदी में लिख सकते हैं, ऋण क्षमता अनुपात बराबर दीर्घकालिक ऋण बटा अंशधारक निधि। हिंदी में भी लिख सकते हैं और अंग्रेजी में भी लिख सकते हैं, अपनी सुविधा के हिसाब से हम सूत्र लिख सकते हैं। तो मैंने लिखा है डेब्ट इक्विटी रेशियो बराबर लॉन्ग टर्म डेब्ट बटा शेयर होल्डर फंड। आप ऐसे भी लिख सकते हैं ऋण क्षमता अनुपात बराबर दीर्घकालिक ऋण बटा अंशधारक निधि। ठीक है, तो हमें तो जो प्रश्न पूछा गया उसका जवाब देना है। तो जवाब हम हिंदी में सूत्र लिख के भी दे सकते हैं और अंग्रेजी में सूत्र लिख के भी दे सकते हैं। अब जैसे मैंने प्रश्न में आपको बताया कि हमारे पास प्रश्न में दे रखा है कि लॉन्ग टर्म डेब्ट है वो तो था 12 लाख रुपए। ठीक है, और शेयर होल्डर फंड की हमने जोड़ लगा के देखी जिसमें हमारे पास अंश पूंजी थी, रिजर्व सरप्लस था और मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स थी। तो तीनों को जोड़ने पर कितना आया? 19 लाख। तो 12 लाख में जब 19 लाख का भाग लगाया गया तो हमारा डेब्ट इक्विटी रेशियो आया 0.63 अनुपात 1। ठीक है, दूसरा हमसे पूछा गया था वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का कार्यशील पूंजी आवर्त अनुपात की हम बात करते हैं, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो की बात करते हैं तो इसका सूत्र होता है नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बटा वर्किंग कैपिटल। हिंदी में बात करते हैं शुद्ध परिचालन से आगम बटा कार्यशील पूंजी, इसका सूत्र होता है। ठीक है, अब नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की हम बात करते हैं तो हमारे पास रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन देखिए सूचना में कहाँ दिया गया है? तो जो हमारे पास प्रश्न संख्या 17 इसके नीचे अतिरिक्त सूचना में देखिए क्या दिया गया है? परिचालन से आगम दिया गया कितना? 18 लाख है। और हमें क्या चाहिए? वर्किंग कैपिटल चाहिए। वर्किंग कैपिटल के लिए हमें क्या चाहिए? करंट एसेट्स चाहिए। तो करंट एसेट्स देखिए आपके सामने ये करंट एसेट्स है। चालू परिसंपत्ति क्या होती है? करंट एसेट्स होती है। तो हमारे पास देखिए रहतिया 4 लाख है, व्यापारिक प्राप्य 9 लाख है और रोकड़ 5 लाख है। तो इन तीनों को हमने जोड़ा, 9 4 13, 13 और 5 18।
यानी 18 लाख रुपए तो हमारी होगी करंट एसेट्स। और करंट लायबिलिटीज और देख लेते हैं, प्रश्न में हमारे पास सूचना दी गई है तो करंट लायबिलिटीज हमारे पास चालू दायित्व है वो कितने हैं 5 लाख। तो 18 लाख में से 5 लाख जाएगा तो हमारी वर्किंग कैपिटल कितनी आएगी 13 लाख रुपए। ठीक है, तो 18 लाख में 13 लाख का भाग लग जाएगा तो अपने आंसर आ जाएंगे किसके, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, कार्यशील पूंजी आवर्त अनुपात के। देखिए वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बटा वर्किंग कैपिटल, तो 18 लाख में 13 लाख का भाग लग गया तो हमारा आंसर आ गया 1.38 टाइम्स। ठीक है, अब देखिए वर्किंग कैपिटल के लिए नीचे मैंने वर्किंग नोट भी दिखा रखा है। वर्किंग कैपिटल बराबर क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स आ गई 18 लाख, बैलेंस शीट में जोड़ लगा के देखा, और करंट लायबिलिटीज दे रखी है 5 लाख, तो 13 लाख 18 लाख में से 5 लाख गया 13 लाख रुपये वर्किंग कैपिटल। तीसरा हमें निकालना है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, व्यापारिक प्राप्य आवर्त अनुपात। व्यापारिक प्राप्य आवर्त अनुपात निकालना है तो इसका सूत्र होता है नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बटा एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, यानी शुद्ध उधार जो प्रचालन से आगम है उसमें हम एवरेज ट्रेड रिसीवेबल यानी औसत व्यापारिक प्राप्य का भाग लगाते हैं। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, इसमें मैं आपको एक बता देना चाहता हूँ, यदि हमारे पास प्रश्न में उधार बिक्री नहीं दी गई है, उधार बिक्री यानी नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नहीं दिया गया, उधार बिक्री के बारे में, उधार परिचालन से आगम के बारे में जानकारी नहीं है, तो हम टोटल रेवेन्यू ले लेंगे। जैसे हमारे प्रश्न में हमारे पास टोटल रेवेन्यू कितनी है 18 लाख, और एवरेज ट्रेड रिसीवेबल के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल होना चाहिए निकालने के लिए। यदि प्रश्न में हमारे पास ओपनिंग क्लोजिंग नहीं दिए गए हैं तो सूचना में जो जानकारी दी गई उसी के आधार पर प्रश्न को हम हल कर लेंगे। चलिए देखते हैं कैसे। तो देखिए नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास 18 लाख रुपए प्रश्न में दिया गया है, तो आपको पता है जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है प्रचालन से आगम वो कितना है 18 लाख है। अब एवरेज ट्रेड रिसीवेबल की बात करते हैं तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल तो कैसे निकलता है, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल बट्टा 2। ठीक है, तो अपने पास यहाँ पर जानकारी की हम बात करते हैं तो हमारे पास देखिए व्यापारिक प्राप्य तो है ट्रेड रिसीवेबल, लेकिन वो क्या है क्लोजिंग है, और ओपनिंग हमारे पास जानकारी दी गई नहीं है, तो हम इन 9 लाख के आधार पर ही प्रश्न हल करेंगे। ठीक है ना, यानी ओपनिंग क्लोजिंग नहीं दी गई है तो औसत नहीं निकलेगा, तो जो हमारे पास जानकारी दी गई है, जो सूचना दी गई है, उन्हीं सूचना के आधार पर हम प्रश्न को क्या करेंगे, हल करेंगे। तो 18 लाख हमारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हो गया, 9 लाख हमारा एवरेज ट्रेड रिसीवेबल हो गया, तो 18 लाख में 9 का भाग लगाएंगे, आंसर आएगा 2 टाइम्स। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो कितना आएगा 2 टाइम्स आएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करते हैं 18वां। देखिए 18वां प्रश्न कहता है कि निम्न सूचनाओं से प्रकलित कीजिए, एक लिक्विड रेशियो, तरल अनुपात, रहती आवर्त अनुपात और निवेश पर प्रत्यय। ये 3 हमें अनुपात निकालने हैं दी गई सूचनाओं के आधार पर। अब देखिए तरल अनुपात, यानी जब प्रश्न हम पढ़ते हैं तो प्रश्न के पढ़ने के साथ ही हमारे दिमाग में इन 3 के सूत्र आने चाहिए। तरल अनुपात का सूत्र क्या होता है, लिक्विड एसेट्स बटा करंट लायबिलिटीज, यानी हमें एक तो लिक्विड एसेट्स चाहिए और करंट लायबिलिटी चाहिए। रहती आवर्त अनुपात इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का सूत्र क्या होता है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बटा एवरेज स्टॉक या एवरेज इन्वेंट्री। और तीसरा निवेश पर प्रत्यय, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इसके लिए हमें क्या चाहिए, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स बटा कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए। तो ये सब चीज़ें हमें दी गई सूचनाओं से निकालनी है। तो देखिए हम दी गई सूचनाओं को आराम से पढ़ते हैं और सारी सूचनाएं निकालते हैं सूत्र के हिसाब से। देखिए हमारे पास आरंभिक ओपनिंग रहतिया कितना है 50,000, क्लोजिंग स्टॉक कितना है 60,000, शुद्ध लाभ कितना है 2,17,900, प्रचालन से आगम हमारी बिक्री कितनी है 4 लाख, ऋण पत्र 2.5 लाख, सकल लाभ 1,94,000, रोकड़ 40,000, अंश वारंट से धन प्राप्ति 20,000, व्यापारिक प्राप्य 1 लाख, व्यापारिक देय 1,90,000, अन्य चालू दायित्व 70,000, अंश पूंजी 2 लाख, और आरक्षित अधिशेष रिजर्व सरप्लस कितने हैं 1,20,000। देखिए प्रश्न में 1,40,000 दिए गए हैं, उसको 1,20,000 कर लें। अब का प्रश्न को जब हल करते हैं तो पहले हमें क्या निकालना है, तरल अनुपात निकालना है। तो तरल अनुपात के लिए हमें क्या चाहिए कि तरल संपत्ति और चालू दायित्व चाहिए। तो तरल संपत्ति देखिए हमारे पास रोकड़ है और व्यापारिक प्राप्य, इन दोनों को जब हम जोड़ देते हैं तो कितना आ जाता है 1,40,000। ये तो हमारी क्या हो गई तरल संपत्ति हो गई। ठीक है, और जब हम दायित्व की बात करते हैं तो हमारे पास देखिए कि व्यापारिक देय कितना है 1,90,000 और अन्य चालू दायित्व कितने हैं 70,000। तो इन दोनों को जोड़ देते हैं तो कितने हो गए 2,60,000। तो 1,40,000 तो हमारी क्या हो गई तरल संपत्ति, और ये 2,60,000 में हमारे क्या हो गए चालू दायित्व हो गए, करंट लायबिलिटीज हो गए। देखिए प्रश्न को कैसे हल करेंगे।
दूसरा हमें क्या निकाल, इसमें स्टॉक टर्नओवर रेशियो निकालना है। तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो के लिए हमें एक तो चाहिए कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकलता है कैसे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। देखिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमारे पास 4 लाख और ग्रॉस प्रॉफिट है 1,94,000। तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितनी बच गई, 2,06,000। ठीक है। दूसरा हमें चाहिए एवरेज स्टॉक चाहिए भाग लगाने के लिए। तो एवरेज स्टॉक कैसे निकलेगा कि 50,000 ओपनिंग स्टॉक प्लस 60,000 क्लोजिंग स्टॉक, दोनों को जोड़ेंगे भाग 2 का लगाएंगे तो कितना आएगा, 55,000। ठीक है, चलिए हल करके देखते हैं। देखिए सोचना उससे प्रश्न को हम हल करते हैं। देखिए कि प्रश्न में पहले पूछा है लिक्विड रेशियो, तरल अनुपात निकाल लिए। तो तरल अनुपात का सूत्र क्या होता है, तरल अनुपात का सूत्र होता है तरल संपत्ति बट्टा चालू दायित्व। आप इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं और अंग्रेजी में भी लिख सकते हैं। तो प्रश्न में मैंने आपको बताया कि लिक्विड एसेट्स है। देखिए वर्किंग नोट में भी मैंने दिखा रखा है कि तरल संपत्ति लिक्विड एसेट्स कैसे निकली, रोकड़ प्लस व्यापारिक प्राप्य 40,000 और 1,00,000 को जोड़ा तो हमारा कितना आ गया, 1,40,000 रुपये आ गए। चालू दायित्व करंट लायबिलिटीज की बात करते हैं तो व्यापारिक देय और अन्य चालू दायित्व 1,90,000 और 70,000 को जोड़ा तो 2,60,000 रुपये। ठीक है। तो सूत्र क्या होता है कि लिक्विड एसेट्स बटा करंट लायबिलिटीज यानी तरल संपत्ति बटा चालू दायित्व होता है। तो 1,40,000 में हमने 2,60,000 का भाग लगाया तो उत्तर आ गया हमारा 0.54:1। पहले विद्यार्थियों आपको पता होना चाहिए कि जो तरल अनुपात है उसका आदर्श अनुपात कितना होता है, 1:1 होता है। कितना होता है, 1:1। और चालू दायित्व का आदर्श अनुपात कितना होता है, 2:1 होता है। ठीक है। दूसरा देखिए हमें इसमें निकालना है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। क्या निकालना है, रहतिया आवर्तन अनुपात। रहतिया आवर्तन अनुपात का सूत्र होता है प्रचालन से आगम की लागत बट्टा औसत स्कंद, औसत रहतिया। हिंदी में जो सूत्र होता है वो क्या बनता है, रहतिया आवर्तन अनुपात का प्रचालन से आगम की लागत बट्टा औसत रेशियो। अंग्रेजी में बनता है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो बराबर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बट्टा एवरेज इन्वेंट्री। अब कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के लिए मैंने आपको बताया था कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से ग्रॉस प्रॉफिट हम घटा देते हैं तो क्या बचती है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। देखिए इसका वर्किंग नोट मैंने दिखा रखा है यहाँ पे कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से हमने क्या घटा दिया, ग्रॉस प्रॉफिट घटा दिया। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पर्सन में कितनी दे रखी है, 4 लाख, और ग्रॉस प्रॉफिट कितना दे रखा है, 1,94,000। तो हमारे कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितनी आ गई, 2,06,000 रुपये आ गई। ठीक है। और दूसरा हमें क्या चाहिए सूत्र के हिसाब से, एवरेज इन्वेंट्री चाहिए, औसत रहतिया चाहिए। तो इसके लिए सूत्र होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक बट्टा 2। ओपनिंग है 50,000, क्लोजिंग है 60,000, भाग 2 का लगाएंगे तो 1,10,000 रुपये जोड़ोगे, 2 का भाग लगाने पर औसत कितना आ गया, 55,000 रुपये आ गए। तो प्रश्न के हिसाब से जब संख्या रखेंगे तो 2,06,000 में हम कितने का भाग लगाएंगे, 55,000 का। तो आंसर आएगा 3.75 टाइम, 3.75 टाइम्स। ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्या निकालेंगे, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालेंगे। तीसरा जो हमारे प्रश्न में पूछा गया है वो है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। क्या है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, निवेश पर प्रत्यय। हिंदी में बोलते हैं निवेश पर प्रत्यय। देखिए इसका सूत्र होता है वो होता है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स बटा कैपिटल एम्प्लॉयड। हिंदी में इसका सूत्र बनेगा निवेश पर प्रत्यय बराबर ब्याज एवं कर से पूर्व शुद्ध लाभ, शुद्ध लाभ ब्याज व कर से पूर्व बट्टा विनियोजित पूंजी। अब देखिए नेट प्रॉफिट हमारे पास प्रश्न में दिया गया है और जो ब्याज है वो हम निकाल देंगे। इसके अलावा कैपिटल एम्प्लॉयड हम निकालेंगे। तो कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए देखिए हमने कैसे निकाले, कैपिटल एम्प्लॉयड का सूत्र लगाया है शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व सरप्लस प्लस डिबेंचर प्लस मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। इन सभी की राशि हमने ली है। तो शेयर कैपिटल है 2 लाख रुपये, रिजर्व सरप्लस है 1,20,000 रुपये, डिबेंचर है 2.5 लाख रुपये और मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट है 20,000 रुपये। तो इन सब की जोड़ कितनी होगी, 5,90,000 रुपये। ये क्या आ गई, कैपिटल एम्प्लॉयड विनियोजित पूंजी आ गई। दूसरा हमें निकालना है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। देखिए हमारे पास जो पर्सन में लाभ दिया गया वो कितना दिया गया था, 2,17,900 रुपये। ठीक है। और हमारे पास डिबेंचर कितने रुपए हैं, 2.5 लाख, और 10% डिबेंचर है तो 2.5 लाख का 10% कितना हो गया, ब्याज 25,000। तो हमने यहाँ पर 25,000 जोड़ दिए। तो दोनों को जोड़ने पर हमारा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना आ गया, 2,42,900 रुपये आ गया। ठीक है। तो सूत्र क्या कहता है, सूत्र कहता है कि नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स बटा कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितने आ गए, 5,90,000 और ये कितना आ गया, 2,42,900। तो सूत्र के हिसाब से जब संख्या रखेंगे, सूत्र के हिसाब से हमने संख्या रखी तो 2,42,900 भाग 5,90,000। ठीक है। तो हल करने पर देखिए कितना आ गया, 41.17। कितना आ गया, 41.17। चलिए ये हो गया हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अगला जो हमारा
क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 19। उसको और करके देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि निम्न सूचना के आधार पर परिकलित कीजिए ऋण क्षमता अनुपात, कुल संपत्तियों का ऋण से अनुपात और स्वामित्व अनुपात, यानी डेब्ट इक्विटी रेशियो, टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो और प्रोप्राइटरी रेशियो। ये तीन हमें निकालना है। सूचना हमारे पास दी गई है। समतांश पूंजी 75,000, अपूर्ण आवंटन पर आवेदन राशि 25,000 रुपये, सामान्य आरक्षित जनरल रिजर्व 45,000 रुपये, लाभ आने का शेष 30,000 रुपये, ऋण पत्र 75,000, व्यापारिक देय 40,000 और बकाया वे 10,000 रुपये। ये सभी हमें सूचनाएं दी गई है और इन सूचनाओं के आधार पर हमें क्या निकालना है? डेब्ट इक्विटी रेशियो निकालना है, टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो निकालना है और प्रोप्राइटरी रेशियो निकालना है। चलिए हल करते हैं इनको। नंबर 1, डेब्ट इक्विटी रेशियो ऋण क्षमता अनुपात। सूत्र हो गया लॉन्ग टर्म डेब्ट बटा शेयर होल्डर फंड। देखिए लॉन्ग टर्म डेब्ट में तो हम क्या लेंगे, जो हमारे पास डिबेंचर है उनकी राशि ले लेते हैं। तो हमारे पास जो डिबेंचर है, जो ऋण पत्र है, उसकी राशि कितनी है वो हम देख लेते हैं। और शेयर होल्डर फंड में हमारे पास क्या क्या चाहिएगा वो भी हम देख लेते हैं। तो हमारे पास जो ऋण पत्र है वो है 75,000 रुपये। तो हमारा लॉन्ग टर्म डेब्ट तो कितना हो गया 75,000। और शेयर होल्डर फंड की बात करते हैं तो शेयर होल्डर फंड में हम क्या लेंगे, शेयर कैपिटल लेंगे, रिजर्व एंड सरप्लस लेंगे, जनरल रिजर्व ले लेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस ले लेंगे और इसके अलावा जो शेयर मनी पेंडिंग अलॉटमेंट है वो भी ले लेंगे। तो 75,000 प्लस 25,000 कितने हो गए 1,00,000, और 1,00,000 प्लस 45 और प्लस 30,000 को और जोड़ देंगे तो हमारा शेयर होल्डर फंड आ जाएगा। तो 1,75,000 रुपये हो जाएंगे टोटल। चलिए देखते हैं, प्रश्न को हल करते हैं। देखिए कि लॉन्ग टर्म डेब्ट है वो हमारे पास ऋण पत्र कितने 75,000। और शेयर होल्डर फंड की बात करते हैं। शेयर होल्डर फंड में हमने देखिए इक्विटी शेयर कैपिटल ले लिया, शेयर मनी पेंडिंग फॉर अलॉटमेंट ले ली, जो अपूर्ण आवंटन है ना वो, और जनरल रिजर्व ले लिया और प्रॉफिट एंड लॉस ले लिया। 75,000 प्लस 25,000 प्लस 45,000 प्लस 30,000 बराबर कितने हो गए हमारे शेयर होल्डर फंड के 1,75,000 रुपये। तो 75,000 बटा 1,75,000 हमने किया तो आंसर आ गया 0.43 अनुपात 1, 0.43 अनुपात 1 किसके डेब्ट इक्विटी रेशियो के। तो डेब्ट इक्विटी रेशियो में सूत्र में क्या चाहिए था, लॉन्ग टर्म डेब्ट चाहिए था, शेयर होल्डर फंड चाहिए था। लॉन्ग टर्म डेब्ट है वो ऋण पत्र दे रखे हैं परसेंट में 75,000, और शेयर होल्डर फंड है उसमें जो विभिन्न मध्य थी वो हमने नीचे वर्किंग नोट में यहाँ दिखा रखी है। उन सभी को जोड़ने पर कितना है 1,75,000, 75,000 में 1,75,000 का भाग लगाया तो आंसर कितना आ गया 0.43 अनुपात 1। देखिए प्यारे विद्यार्थी, अगर आपकी गणनाएं अगर सही है, गणनाएं अच्छी है तो आप गलती नहीं करेंगे। अगर आपकी गणनाएं कमज़ोर है तो आप अपनी गणनाएं सुधारें ताकि प्रश्न का जो उत्तर है वो गलत ना हो। ठीक है। दूसरा हमें इसमें निकालना है टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो, यानी कुल संपत्तियों का ऋण से अनुपात। ठीक है। तो इसका जो सूत्र होता है वो होता है टोटल एसेट्स बटा लॉन्ग टर्म डेब्ट, यानी कुल परिसंपत्तियां बट्टे दीर्घकालिक ऋण। अब देखिए प्रश्न में हमारे पास टोटल एसेट्स है और लॉन्ग टर्म डेब्ट की बात करते हैं। तो लॉन्ग टर्म डेब्ट तो हमने अब पूर्व वाले प्रश्न में भी किया है कि लॉन्ग टर्म डेब्ट तो कितना दे रखा था 75,000 दे रखा था ना। क्यों? क्योंकि हमने डेब्ट इक्विटी रेशियो का सूत्र क्या लगाया था, लॉन्ग टर्म डेब्ट बटा शेयर होल्डर फंड। तो लॉन्ग टर्म डेब्ट कितना दे रखा है ऋण पत्र 75,000, और टोटल एसेट्स हमें निकालनी है। तो टोटल एसेट्स प्यारे विद्यार्थी इसका देखिए मैंने वर्किंग नोट बनाया है कि टोटल एसेट्स हमेशा किसके बराबर होता है, टोटल लायबिलिटीज़ के होता है। और टोटल लायबिलिटीज़ कैसे निकालते हैं, टोटल लायबिलिटीज़ ऐसे निकाल सकते हैं शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज प्लस करंट लायबिलिटीज, इन तीनों को जोड़ते हैं तो क्या आ जाएगी टोटल लायबिलिटीज आएगी। और टोटल लायबिलिटीज हमेशा किसके बराबर होती है, टोटल एसेट्स होती है। तो प्रश्न में जो सूचनाएं दी गई उनके आधार पर जब हम निकालते हैं तो हमारे पास इक्विटी शेयर कैपिटल दी गई है, शेयर मनी पेंडिंग फॉर अलॉटमेंट दी गई है, जनरल रिजर्व दिया गया है, प्रॉफिट एंड लॉस की राशि दी गई है, डिबेंचर की राशि दी गई है, ट्रेड पेबल की राशि है और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की राशि है। ठीक है। तो इसमें देखिए कि जो जनरल रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस हो गया ये तो रिजर्व एंड सरप्लस के अंतर्गत आ गया, डिबेंचर हो गया ये नॉन करंट लायबिलिटीज हो गया, ट्रेड पेबल और जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है ये करंट लायबिलिटीज हो गया। तो इन सभी मदों को हम जब हम जोड़ते हैं तो इनकी राशियाँ होती है वो इस प्रकार होती है 75,000, 25,000, 45,000, 30,000, 75,000, 40,000, 10,000, और इन सब को जोड़ने पर राशि कितनी आती है टोटल लायबिलिटीज की 3,00,000 रुपये। और टोटल लायबिलिटीज 3,00,000 है तो टोटल एसेट्स भी हमारे कितनी हो गई 3,00,000 रुपये हो गई। तो देखिए प्रश्न को जब हम हल करते हैं तो टोटल एसेट्स बटा लॉन्ग टर्म डेब्ट, टोटल एसेट्स कितनी आ गई 3,00,000, लॉन्ग टर्म डेब्ट कितना है 75,000, तो आंसर हल करने पर कितना आ गया 4:1। तो टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो कितना आएगा, कुल संपत्तियों का ऋण से अनुपात 4:1।
ठीक है। जो अंतिम हमें इसमें निकालना है प्रश्न में, वो है स्वामित्व अनुपात, प्रोप्राइटरी रेशियो। देखिए, स्वामित्व अनुपात का जो सूत्र होता है वो होता है शेयर होल्डर फंड बटा टोटल एसेट्स। शेयर होल्डर फंड बटा टोटल एसेट्स, यानी अंशधारक निधि बटा कुल संपत्तियां। अब अंशधारक निधि की हम बात करते हैं, तो अंशधारक निधि हमने जो डेब्ट इक्विटी रेशियो निकाला था, तो उसमें देखा था हमने अंशधारक निधि कितनी है। चलिए, अभी हमारे पास ऊपर वर्किंग नोट में पड़ा है, देखिए कितनी है। तो हमारे पास अंशधारक निधि कितनी है, शेयर होल्डर फंड कितना, 1,75,000। और टोटल एसेट्स की बात करते हैं, तो हमने जो टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो निकाला है, तो इसमें हमने टोटल एसेट्स निकाली थी कितनी। तो देखिए, दोनों मध्य निकली हुई है, हमें तो सिर्फ संख्या रखनी है और आंसर निकालना है। तो संख्या हमने लिखी, शेयर होल्डर फंड 1,75,000, टोटल एसेट्स 3,00,000, हल करने पर 0.58 अनुपात 1। तो प्रोप्राइटरी रेशियो कितना आ गया, 0.58 अनुपात 1। तो पहले विद्यार्थी, इस प्रकार से हमने जो ऋण लेखांकन अनुपात के विभिन्न प्रश्न है वो आज की क्लास में किए हैं। इनमें हमने बहुत सारे अनुपातों को करके दिखाया है, जो विभिन्न सूचनाएं दी गई उनका उपयोग किया है। उपयोग करके हमने जो सूत्र लगाए, सूत्र लगा के हमने सभी के आंसर निकाले। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर लेखांकन अनुपात वाले चैप्टर में हमें प्रश्न को हल करना है, तो अगर हमारे दिमाग में सभी सूत्र है, सूत्र में जो उपयोग जाने वाली मदों की राशियां हैं, उनकी अगर पूरी जानकारी हमारे दिमाग में रहती है कि किस प्रकार से कौन सी राशि उपयोग में ली जानी है, तो बड़ी आसानी से हम प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास में इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।